नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो क्लास में हम राजस्थान सूजस जो अक्टूबर दिसंबर 2023 का संयुक्त अंक है। यह वीडियो राजस्थान में होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, चाहे वो फर्स्ट ग्रेड हो, सेकंड ग्रेड, रीट, एसआई, पुलिस कांस्टेबल, पटवार, आरएएस प्री, वीडियो आदि। इसकी पीडीएफ आपको एग्जाम विजन टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध हो जाएगी, जिसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तो शुरू करते हैं राजस्थान सूजस पत्रिका के महत्वपूर्ण फैक्ट। सबसे पहले 16 दिसंबर को भारत पाक युद्ध विजय दिवस मनाया जाता है। 16 दिसंबर को भारत पाक युद्ध विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। जो 1971 में भारत पाक युद्ध हुआ था, उसमें 16 दिसंबर को विजय प्राप्त हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में यह विजय दिवस है वो मनाया जाता है। इस अंक में हम प्रदेश में नई सरकार का जो गठन हुआ है वो पढ़ेंगे। लखपति दीदी सम्मेलन कब हुआ, कहां पर हुआ, इसमें क्या निर्णय लिए गए, कौन कौन इसमें शामिल हुआ, इन सबको हम पढ़ेंगे। मेरी कहानी मेरी जुबानी, विधानसभा चुनाव 2023, श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण में राजस्थान का क्या योगदान रहा, पूंछरी का लोठा मंदिर है, ये कहां पर है, क्यों प्रसिद्ध है, चंद्रभागा मेला, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का निर्माण, पेनोरमा का निर्माण किया गया है, कहां पर किया गया है, कब किया गया है। कुंभलगढ़ महोत्सव, बूंदी महोत्सव, 16वीं राजस्थान विधानसभा के अन्य फैक्ट है वो हम पढ़ेंगे। कवि प्रदीप जो महत्वपूर्ण है, राजस्थान में स्वतंत्रता आंदोलन एवं शौर्य परंपरा नाम की जो 9th क्लास की किताब है वर्तमान में चल रही है, उसमें भी कवि प्रदीप के बारे में बताया गया है और इस अंक में भी डिटेल से कवि प्रदीप का क्या योगदान है ये सब इसमें बताया गया है। दड़ा महोत्सव, दड़ा महोत्सव क्या है, कहां पर इसका आयोजन होता है, इसके बारे में भी हम इस अंक में जानेंगे। नया साल और नई उमंगे, नया साल है, नई उमंगे हैं और नई ही आपके लिए भर्तियां आने जा रही है। तो आप तैयार हो जाइए, हम भी तैयार हैं और आपको भी तैयार रहना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए मतदान हुए। अब जो मतदान हुए वो कौन सी विधानसभा है? 16वीं विधानसभा। 16वीं विधानसभा के लिए मतदान हुए, ये आपको याद रखना है। इसमें नई पहल क्या की गई? पहली बार वरिष्ठ नागरिक और दिव्यांगों के लिए मतदाताओं को होम वोटिंग की सुविधा मिली, यानी 80 साल की जिनकी उम्र है और इनसे 80 साल से ज्यादा है और 40% से अधिक जो दिव्यांग है, उनके लिए घर आकर के प्रशासन द्वारा वोटिंग करवाई गई। इस 16वीं विधानसभा चुनाव में पहली बार किया गया। ये नई पहल है भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा। श्री भजनलाल शर्मा ने ली प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ। प्रधानमंत्री की उपस्थिति में राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्र। 15 दिसंबर को शपथ कब ली गई? 15 दिसंबर को, क्योंकि भजनलाल शर्मा जी का यहाँ पर 15 दिसंबर को जन्मदिन था और ये तारीख है वो रखी गई। रामनिवास बाग में भव्य समारोह आयोजित किया गया। यहाँ पर मुख्यमंत्री पद की श्री भजनलाल शर्मा के द्वारा शपथ ली गई और गोपनीयता की शपथ इनको दिलाई गई। इसके द्वारा राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। राज्यपाल मिश्र ने ही इस अवसर पर श्रीमती दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री के रूप में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। हालांकि संविधान में इनके पद का, उप मुख्यमंत्री के पद का उल्लेख नहीं है, फिर भी ये व्यवस्था है वो की जा सकती है। तो राज्यपाल ने इनको पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। इस समारोह में कौन कौन उपस्थित थे? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह थे, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री श्री नितिन गडकरी जी, केंद्रीय कानून न्याय मंत्री श्री अर्जुन लाल मेघवाल, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री कैलाश चौधरी आदि इसमें शामिल थे। इसके अलावा इसमें कुछ राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हुए थे, इनके नाम भी आपको याद रखने हैं। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री एकनाथ शिंदे, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन है? एकनाथ शिंदे। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी आए, गोवा के मुख्यमंत्री भी शपथ ग्रहण समारोह के अंदर शामिल हुए।
गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर धामी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जो अभी नए ही बने थे, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री श्री माणिक साहा, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे, श्री अशोक गहलोत, उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, नागालैंड के उप मुख्यमंत्री श्री यान थोंगो पेतन आदि इस कार्यक्रम के अंदर शामिल थे। तो मुख्य सचिव जिसके द्वारा शपथ ग्रहण समारोह का संचालन या जो कार्रवाई है उसका संचालन किया गया वह थी श्रीमती उषा शर्मा, जो राज्य की दूसरी महिला मुख्य सचिव थी। इससे प्रथम जो महिला मुख्य सचिव थी वह थी कुशल सिंह, वह भी अशोक गहलोत के कार्यकाल में थी। अब वर्तमान के अंदर जो मुख्य सचिव बनाए गए हैं, सबसे बड़ा प्रशासनिक पद है मुख्य सचिव का, ये है सुधांश पंत। सुधांश पंत को अब वर्तमान में मुख्य सचिव बनाया गया। तो ये दोनों ही फैक्ट इंपॉर्टेंट है। मुख्य सचिव जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुई वह श्रीमती उषा शर्मा, या सुधांश पंत से पहले जो मुख्य सचिव थे या मुख्य सचिव थी वो कौन थी? श्रीमती उषा शर्मा। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और वर्तमान में कौन है? सुधांश पंत। ये मुख्यमंत्री महोदय अपने हस्ताक्षर कर रहे हैं पहली बार सीएमओ में। मुख्यमंत्री ने सीएमओ में संभाला पदभार, चीफ मिनिस्टर ऑफिस। 15 दिसंबर को शपथ ग्रहण करने के बाद शाम को शासन सचिवालय स्थित शासन सचिवालय में मुख्यमंत्री कार्यालय है, वहां पर इन्होंने अपना पदभार संभाला। राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी को चुना गया है। यह भी याद रखना आपको, राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वर्तमान में है वो कौन है? वासुदेव देवनानी जी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने 16 दिसंबर को राजभवन पहुंचकर राज्यपाल श्री कलराज मिश्र से पहली बार शिष्टाचार मुलाकात है वो की। विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसका पूरा नाम आपको याद रखना है सही से, विकसित भारत संकल्प यात्रा। 450 रुपए में गैस सिलेंडर दिया जाएगा। अब इसमें भी कुछ फैक्ट बनेंगे, क्योंकि आजकल जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधे ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं आते हैं, कुछ मिलान वाले, कुछ सत्य असत्य वाले, तो इसको आपको पूरा पढ़ना है। मुख्य मुख्य जो फैक्ट है उस पर तो हम चर्चा करेंगे, फिर भी आपको इस पीडीएफ को पढ़ना है। तो बड़ा बारीकी से आप पढ़ोगे तब आप इस प्रकार के जो क्वेश्चन है उनके उत्तर है वो आप दे पाएंगे। 1 जनवरी 2024 से प्रदेश की महिलाओं को 450 रुपए में गैस सिलेंडर उपलब्ध करवाने की घोषणा की गई। घोषणा ये की गई है कि 1 जनवरी 2024 से राजस्थान की जो महिलाएं हैं उनको 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा। अब सीधा 450 रुपए में नहीं मिलेगा आपको, देने तो जो रेट चल रहा है, जैसे मान लो 930 रुपए या 900 के लगभग जो रेट चल रहा है वो देने पड़ेंगे, लेकिन आपके अकाउंट में 400, अगर 900 का है तो 450 रुपए अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएंगे। तो डायरेक्ट आपको 450 रुपए में नहीं मिलेगा, सब्सिडी आपको मिलेगी, अनुदान राशि मिलेगी जो लाभार्थियों के खातों में हस्तांतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री ने 27 दिसंबर को टोंक के लांबा हरी सिंह में विकसित भारत संकल्प यात्रा शिविर में यह घोषणा की थी। अब इसकी घोषणा कब की थी? 27 दिसंबर को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा टोंक के अंदर लांबा हरी सिंह नामक स्थान से विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान ये 450 रुपए में सिलेंडर देने की या सब्सिडी देने की घोषणा की गई। 1 जनवरी 2024 से रसोई गैस सिलेंडर सब्सिडी योजना के तहत प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल, किसको इस योजना का लाभ मिलेगा? उज्ज्वला योजना और चयनित बीपीएल परिवारों को मात्र 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल सकेगा। तो ये भी आपको याद रखना है। कुल 12 सिलेंडर यानी प्रतिमाह 1 सिलेंडर मिलेगा, कुल 12 सिलेंडर मिलेंगे। इसमें प्रतिमाह का दिया हुआ नहीं है, आप चाहो तो एक साथ इकट्ठे 12 सिलेंडर ले सकते हो, लेकिन साल के अंदर आपको 12 सिलेंडर मिलेंगे। इस हेतु लाभार्थी को विकसित भारत यात्रा शिविर में जो शिविर होंगे उसके अंदर पंजीयन करवाना होगा। जब आप पंजीयन कराओगे तब आपको 450 रुपए में सिलेंडर मिलेगा,
यानी इसकी सब्सिडी है वो आपको मिलेगी। केंद्र सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप में सशक्त बनाने के लिए, केंद्र सरकार ने 2 करोड़ यानी भारत सरकार ने 2 करोड़ महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए एक योजना शुरू की है, वह है लखपति दीदी योजना। लखपति यानी 1 लाख रुपए, लखपति का मतलब 1 लाख रुपए का ऋण है वो दिया जाएगा, तो इसका नाम है लखपति दीदी योजना और भारत में 2 करोड़ महिलाओं को दिया जाएगा 1 लाख रुपया, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार हो सके। इसी प्रकार भ्रष्टाचारियों के खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई का निर्णय है वो मुख्यमंत्री साहब ने लिया है, यानी भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने का कार्य है वो करेंगे। ये लखपति दीदी सम्मेलन हुआ है और इसमें राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को इस योजना का लाभ है वो मिलेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 11.24 लाख महिलाओं को किसका लाभ मिलेगा, यानी 1 लाख रुपए का लोन है वो इनको दिया जाएगा। ये जो लखपति दीदी सम्मेलन हुआ है ये कहां पर हुआ है? 23 दिसंबर को राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू 23 दिसंबर 2023 को राज्यपाल श्री कलराज मिश्र, इन्होंने जैसलमेर में शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन किया। यानी लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन कहां पर हुआ? जैसलमेर। ये क्वेश्चन, सीधा क्वेश्चन बनता है, लखपति दीदी सम्मेलन का आयोजन जैसलमेर में हुआ और इसका आगाज कब किया गया? 23 दिसंबर को द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति जी के द्वारा और राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा शहीद पूनम सिंह स्टेडियम में। और कौन सा विभाग इस योजना या इस सम्मेलन का संचालन कर रहा था? राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग, राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग इसी ये जो सम्मेलन है इसका आयोजन करता था। ये याद रखना है क्योंकि क्वेश्चन सत्य असत्य वाले पूछे जाएंगे, सभी फैक्ट आपको याद रखने हो। यानी आयोजन कहां हुआ सम्मेलन का? जैसलमेर में। राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों शामिल हुए, 23 दिसंबर को हुआ। और ये कार्यक्रम किसके तत्वाधान में रखा गया सम्मेलन? राजस्थान ग्रामीण विकास विभाग के। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को 150 करोड़ रुपए के चेक भी वितरित किए, 150 करोड़ रुपए के चेक भी दिए स्वयं सहायता। और इस योजना के माध्यम से इस सम्मेलन के अंदर स्वयं सहायता समूह से जुड़ी देश की 2 करोड़ महिलाओं को रोजगार उन्मुखी कौशल विकास प्रशिक्षण देने की घोषणा भी की गई इनके द्वारा। इसी के अंतर्गत राजस्थान की 11.24 लाख महिलाओं को लाभान्वित करने का लक्ष्य है वो रखा गया। अब तक 3 लाख महिलाओं को इस श्रेणी में लाया जा चुका है। इसी के अंदर 1000 करोड़ रुपए के निवेश के साथ महिला सशक्तिकरण SHG मिशन शुरू किया गया। SHG सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी स्वयं सहायता समूह का मिशन है वो शुरू किया गया। इसमें 2 लाख नई महिला सदस्यों को SHG जोड़ने का लक्ष्य रखा गया। यानी 2 लाख महिलाओं के द्वारा स्वयं सहायता समूह बनाने का लक्ष्य है वो रखा गया है और न्यूनतम 1 लाख रुपए तक का ऋण इनको उपलब्ध कराने का रोड मैप है वो तैयार लखपति दीदी योजना के द्वारा तैयार किया गया। इसी प्रकार हर जिले में एक महिला थाना है उसकी स्थापना की जाएगी। प्रमुख जो शहर है वहां पर एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। यानी जो शहरों के अंदर लफंगे लोग होते हैं, छेड़छाड़ करने वाले लोग होते हैं, उनको पकड़ने के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन किया जाएगा। प्रधानमंत्री 16 दिसंबर से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने और नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत की। 16 दिसंबर को प्रधानमंत्री के द्वारा विकसित भारत संकल्प यात्रा की शुरुआत है वो की गई 16 दिसंबर को। इस यात्रा के अंदर हर पात्र परिवार और व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। यानी विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? हर पात्र परिवार और व्यक्ति को जन कल्याणकारी जितनी भी योजनाएं हैं
उनसे जोड़ा जाए। यानी केंद्र सरकार की लगभग 17 योजनाएं चल रही है, इन योजनाओं के बारे में इनको जानकारी इस यात्रा के तहत देनी होगी। महिला उद्यमियों से संवाद भी रखा गया है श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के द्वारा और राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। इसी जो लखपति दीदी सम्मेलन है, इसी के अंदर मुख्यमंत्री स्वयं सहायता समूहों से ये प्रदर्शनी इसमें लगाई गई। सम्मेलन में दुग्ध उत्पाद है, लकड़ी उत्पाद है, ब्लू पोट्री, मीनाकारी, कोटा डोरिया, इन सब जो छोटे मोटे उद्योग है, इन पर महिलाओं से चर्चा है वो की गई इस लखपति सम्मेलन के। अब है संकल्प भारत यात्रा। आजादी की 100वीं वर्षगांठ पर कब आ रही है? 2047 में। ये भी याद रखना है। भारतवर्ष के हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक रूप से सक्षम बनाना, ये इसका उद्देश्य है। विकसित भारत संकल्प यात्रा, विकसित भारत संकल्प यात्रा ये 16 दिसंबर को इसकी शुरुआत की गई और राजस्थान को 280 IEC वैन मिली। राजस्थान को 280 IEEC ये वैन है, वो राजस्थान को 280 वैन मिली, ये भी आपको याद रखना है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा 18 दिसंबर को जयपुर में सांगानेर स्टेडियम में विकसित भारत संकल्प यात्रा के शहरी शिविर का शुभारंभ किया गया। शहरी शिविर का शुभारंभ है वो 18 दिसंबर को जयपुर के सांगानेर में किया गया। प्रदेश के 276 निकायों में प्रत्येक 25,000 की आबादी पर शिविर लगेंगे। प्रदेश के 276 निकायों में 25,000 की आबादी वाले जो निकाय है वहां पर यह शिविर लगेंगे। और इसकी शुरुआत कहां से की गई है? सांगानेर जयपुर से की गई है और 18 दिसंबर को। प्रधानमंत्री ने इसकी शुरुआत कब की है? 16 दिसंबर से। विकसित भारत संकल्प यात्रा, ये नाम आपको याद रखना है अच्छी तरह से। इसमें थोड़ा बहुत चेंज करके आपसे पूछा जाएगा। इसमें 280 सुसज्जित रथ, 280 ये याद रखना है डाटा, सुसज्जित रथ विकसित भारत संकल्प यात्रा के लिए भारत सरकार की ओर से 280 सुसज्जित रथ भिजवाए गए। कहां भिजवाए गए? राजस्थान में। अब टोटल तो संख्या इनकी ज्यादा है, लेकिन राजस्थान में 280 सुसज्जित रथ है वो पहुंचाए गए। 17 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों और शहरी निकायों तक ये रथ है वो पहुंचेंगे। कब से कब तक? 17 दिसंबर से 26 जनवरी तक। यात्रा के अंदर एक शॉर्ट फिल्म का प्रदर्शन किया जाएगा। ये जो वैन है 280 वैन है इनके अंदर, और इसमें होगा मेरी कहानी मेरी जुबानी। शॉर्ट फिल्म का नाम है मेरी कहानी मेरी जुबानी। लाभार्थियों को जानकारी दी जाएगी। इसके अलावा इसमें सतत कृषि खेती से संबंधित जो गतिविधियां हैं उनका प्रदर्शन किया जाएगा। ड्रोन प्रदर्शन, यानी ड्रोन से हम खेत के अंदर स्प्रे किस प्रकार कर सकते हैं। प्रगतिशील किसानों से प्राकृतिक कृषि और मृदा स्वास्थ्य कार्ड पर भी चर्चा इस ये जो यात्रा है इसमें की जाएगी। ये विकसित भारत संकल्प यात्रा 16 दिसंबर से 26 जनवरी 2024, 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक, 24 तक रखा गया है। 16 दिसंबर 2023 से 26 जनवरी 2024 तक। जून 2022 में धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जून 2022 में किस स्थान पर? धर्मशाला। ये कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में सभी राज्यों के मुख्य सचिवों का एक सम्मेलन हुआ। इसमें इस सम्मेलन में क्या बिंदु रहा मुख्य? योजनाओं का लाभ अंतिम पंक्ति में बैठे पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने का लक्ष्य विचार विमर्श किया गया और यही इस सम्मेलन का मुख्य बिंदु रहा। और इसी से ही निकला है विकसित भारत संकल्प यात्रा। बिरसा मुंडा की जयंती
यानी जनजातीय गौरव दिवस। जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती है और इस जयंती को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जनजातीय गौरव दिवस के रूप में किसकी जयंती मनाई जाती है? तो बिरसा मुंडा की। और कब है ये? 15 नवंबर। तो इसमें 15 नवंबर 2023 को चुना गया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर आईईसी यानी सूचना, शिक्षा और संचार वैन को हरी झंडी दिखा करके रवाना। 280 रथ राजस्थान में भेजे गए। उसके अलावा जो केंद्र के अंदर रथ की शुरुआत हुई वो 15 नवंबर से की गई। 15 नवंबर से की गई। इसका उद्देश्य क्या था? विकसित भारत संकल्प यात्रा का उद्देश्य क्या है? वंचित लोगों तक जो लाभ है उनको पहुंचाना और उन कमजोर लोगों तक पहुंचना जो विभिन्न योजनाओं के तहत पात्र है लेकिन अभी तक वो लाभान्वित नहीं। उन लोगों के पास ये रथ पहुंचेंगे जो पात्र तो है लेकिन अभी तक वो लाभान्वित नहीं हुए। उन लोगों को उनमें जागरूकता पैदा करना, जानकारी प्रसारित करना, सरकारी योजनाओं लाभार्थियों से बातचीत करना, लोगों को प्रेरित करना, संभावित लाभार्थियों का नामांकन भी साथ में कराना। तो केंद्र सरकार ने इस प्रकार के ये जो वैन है, जागरूकता वैन, ये 3200 से अधिक वैनों का आवंटन किया है। 280 तो केवल राजस्थान को ये वैन है वो मिले हैं। ये जो यात्रा है इसके अंदर ग्रामीण क्षेत्र में कौन सी योजनाएं हैं? आयुष्मान भारत योजना, गरीब कल्याण अन्न योजना, दीनदयाल अंत्योदय योजना, पीएम आवास योजना, पीएम उज्ज्वला योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, किसान सम्मान योजना, क्रेडिट कार्ड योजना, पीएम पोषण अभियान, हर घर जल जीवन मिशन, स्वामित्व योजना, जन धन जीवन ज्योति बीमा योजना, सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेंशन योजना, पीएम प्रणाम नैनो फर्टिलाइजर योजना। इनके बारे में गांव वाले लोगों को जागरूक करना, इनके बारे में बताना। और शहरी क्षेत्र में पीएम स्वनिधि, विश्वकर्मा, उज्ज्वला, मुद्रा लोन, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, आयुष्मान भारत, पीएम आवास, स्वच्छ भारत मिशन, पीएम ई बस सेवा, अमृत योजना, उजाला योजना, सौभाग्य योजना, डिजिटल पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, खेलो इंडिया योजना, आरसीएस उड़ान योजना, भारत ट्रेन व अमृत भारत स्टेशन योजना की जानकारी है वो इस यात्रा के द्वारा दी जाएगी। और इसी प्रकार जो जनजाति बहुल जिले हैं वहां पर एनीमिया निवारण मिशन है, एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालयों से जोड़ना, छात्रवृत्ति योजनाओं के बारे में बताना, वनों के अधिकार, पट्टे, सामुदायिक वन धन विकास केंद्र पर विशेष फोकस किया जा रहा है। टीबी स्क्रीनिंग, सिकल सेल स्क्रीनिंग की सुविधाएं भी मौके पर प्रदान की जा रही। तो इस यात्रा के द्वारा इन योजनाओं का लाभ है, यानी इन योजनाओं के बारे में लोगों को जन जन को बताया जाएगा। मेरी कहानी मेरी जुबान, ये शॉर्ट फिल्म है जो इसमें चलाई जाती है विकसित भारत संकल्प यात्रा के अंदर, और लोगों को बताया जाता है कि मुझे ये लाभ हुआ इस योजना से। 16 दिसंबर को राजस्थान में विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ है वो राजस्थान में कब हुआ? 16 दिसंबर को। और भारत के अंदर इसकी शुरुआत है वो 15 नवंबर से। देखो दो यहाँ पर आपके याद होना चाहिए, राजस्थान में इसकी शुरुआत है वो 16 दिसंबर से हुई और भारत के अंदर इसकी शुरुआत है वो 15 नवंबर से। इसमें हर घर जल जीवन मिशन योजना, अब नल ती पानी आवे, यानी देवूबाई ने ये अपनी कथा है वो इसमें बताई है। इसी प्रकार प्रधानमंत्री आवास योजना, ग्रामीण के अंदर अशोक अपने लाभ के बारे में बताता है कि पहले मेरा कच्चा मकान था, अब मुझे पक्का मकान इस योजना के तहत, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत प्राप्त हुआ है। दिल्ली डायरी, इसमें दिल्ली के अंदर राष्ट्रपति से भेंट माननीय मुख्यमंत्री और दिया कुमारी उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बेरवा ये शिष्टाचार भेंट करते हैं, राष्ट्रपति से मिलते हैं। उसके बाद में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से इनकी मुलाकात होती है और
इसी कड़ी के अंदर लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला से, लोकसभा अध्यक्ष कौन है, श्री ओम बिरला से शिष्टाचार भेंट ये करते हैं। और केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री नितिन गडकरी से भी भेंट करते हैं। भारत की आर्थिक उन्नति में सहायक जीएसटी कानून, ये राज्यसभा सांसद श्री घनश्याम तिवाड़ी ने ये स्टेटमेंट जारी किया है कि भारत की जो आर्थिक उन्नति है उसमें सहायक है जीएसटी कानून, इसमें कुछ कमियां हैं। इन कमियों को दूर करने के लिए शीतकालीन सत्र के अंदर राज्यसभा में केंद्रीय सेवा एवं वस्तु कर विधेयक 2023 लाने की बात है वो कही गई है इनके द्वारा, घनश्याम तिवाड़ी के द्वारा। इसमें कुछ कमी है उनको दूर किया जाए। अब है चुनावों पर नजर। राजस्थान में जो महत्वपूर्ण चुनाव हुए हैं अभी हाल ही में, उन पर नजर। राजस्थान में 16वीं विधानसभा के लिए ये चुनाव, कौन सी 16वीं, चुनाव कब संपन्न हुए, 25 नवंबर 2023 को। कब होने थे, 23 नवंबर को होने थे, लेकिन ये आगे इसकी तारीख है वो की गई। 199 सीटों पर चुनाव हुए, 51,890 केंद्रों पर मतदान केंद्र बनाए गए। इसमें कुल 1,862 प्रत्याशियों ने अपना भाग्य आजमाया, जिसमें से 199 जनप्रतिनिधियों का चयन किया गया जनता के द्वारा। देखो, राजस्थान विधानसभा की कुल 200 सीटें हैं, जिसमें से 199 पर, क्योंकि गुरमीत सिंह कुन्नर जो कर्णपुर सीट विधानसभा क्षेत्र श्री गंगानगर जिले में चुनाव मैदान में थे और उसी दौरान 4-5 दिन पहले उनकी मृत्यु हो जाती है, उसके स्थान पर उनका पुत्र रुपेंद्र जो कुन्नर है, रूबी कुन्नर, वो चुनाव जीत करके यहाँ विधानसभा में पहुंचते हैं। तो इसमें 199 सीटों पर ही जो रिजल्ट है वो जारी किया गया, चुनाव हुए हैं। राज्य में किसी भी स्थान पर पुनर्मतदान नहीं हुआ, ये सबसे बड़ी अच्छी बात है कि शांतिपूर्ण मतदान राजस्थान में संपन्न हुआ। अब कुछ महत्वपूर्ण, सी विजिल ऐप बना, सी विजिल ऐप बना। इसके अंदर आप, ये मोबाइल एप्लीकेशन है, इसमें कई नवाचार किए गए हैं। सी विजिल ऐप, जिसमें आचार संहिता, चुनाव आचार संहिता से संबंधित कोई आपको शिकायत है तो 100 मिनट से भी कम समय में उस पर कार्रवाई की जाएगी। आप उस ऐप के अंदर उसका ब्यौरा दे सकते हो, तो 100 मिनट के अंदर अंदर उसके ऊपर आपके कार्रवाई हो जाएगी। इसी प्रकार पहली बार होम वोटिंग की सुविधा भी, जो 80 वर्ष से अधिक है, 80 वर्ष है और 80 वर्ष से अधिक वाले और 40% से अधिक जो दिव्यांग लोग हैं, उनको घर बैठे ही मतदान है वो करवाया गया। राज्य में 61,021 मतदाताओं ने घर से मतदान किया। ये मतदाता पहली बार अपने मताधिकार का इस प्रकार इन्होंने होम वोटिंग का है वो इस विधानसभा यानी 16वीं विधानसभा में किया गया। मतदान के बाद मिला डिजिटल सर्टिफिकेट, जिन्होंने डिजिटल निर्वाचन के बाद में 100% मतदान किया राज्य में, और 34,000 से अधिक मतदाताओं ने अपनी सेल्फी अपलोड की। जिन्होंने सेल्फी अपलोड की उनको डिजिटल सर्टिफिकेट जारी किया गया। तो ये अच्छे फैक्ट है इसके अंदर, आपको याद रखने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि गंगानगर जिला कलेक्टर ने इलेक्शन बड्डी ऐप बनाई थी। श्री गंगानगर जिला कलेक्टर ने इलेक्शन बड्डी ऐप बनाई थी। पूरे राजस्थान में इन्होंने यही ऐप बनाई थी। इसके अंदर सभी प्रकार की सूचनाएं जो मतदान कर्मी थे उनको इसमें मिल रही थी। कहाँ उनको बूथ आवंटित हुआ है, किसकी ड्यूटी लगी है, किसकी ड्यूटी बीच में हट गई है, तो ये सब जानकारी जो कर्मी थे, चुनाव कर्मी, उनको प्राप्त हो रही थी। ये ऐप है वो जिला कलेक्टर महोदय के द्वारा बनाई गई और श्री गंगानगर जिला कलेक्टर को वहां पर राष्ट्रपति महोदया के द्वारा इनको सम्मानित भी किया गया। तो इलेक्शन बड्डी ऐप का भी आपको नाम याद रखना है। ये श्री गंगानगर जिला कलेक्टर के दिशा निर्देश के अंदर ये बनाई गई। पहली बार अनिवार्य सेवाओं की श्रेणी में मीडिया कर्मी, इनको भी पोस्ट बैलेट है, इसके द्वारा मत डालने का अधिकार है वो दिया गया। दूर दराज क्षेत्र में भी मतदान केंद्र बनाए गए, जैसे बाड़मेर जिले में जहां एक परिवार के लिए भी मतदान केंद्र बनाया गया।
बाड़मेर जिले का नाम याद रखना है। कांटल का पार गांव में 50 मतदाताओं पर भी एक मतदान केंद्र बनाया गया, बाड़मेर के अंदर ही। जैसलमेर के मेनाऊ मतदान केंद्र में भी 50 मतदाताओं के लिए मतदान केंद्र बना। धौलपुर के बसेड़ी काली तीर मतदान केंद्र हो या सिरोही के आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में जो 4,921 फीट की सबसे अधिक ऊंचाई पर मतदान केंद्र बनाया गया, आबू पिंडवाड़ा क्षेत्र में, सिरोही में। और यहाँ पर कौन सा गांव है ये? शेर गांव। शेर गांव में मतदान केंद्र सबसे ऊंचा बनाया गया, 4,921 फीट ऊंचाई पर। आपराधिक रिकॉर्ड की 3 बार जानकारी। जो चुनाव मैदान में प्रत्याशी थे उन्होंने अपनी जानकारी 3 बार समाचार पत्र, टीवी चैनलों के माध्यम से दी। और एक ऐप भी जारी की गई, नो योर कैंडिडेट मोबाइल ऐप। आपके कैंडिडेट के बारे में जानिए। भारत निर्वाचन आयोग ने ये ऐप है वो जनता को जानकारी देने के लिए ये लॉन्च की थी, नो योर कैंडिडेट मोबाइल ऐप। आपके कैंडिडेट के बारे में जानिए, तो ये ऐप है वो जारी की गई। इसी प्रकार सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम किससे संबंधित है? इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है। मतदान तिथि से 1 सप्ताह पहले सतरंगी सप्ताह कार्यक्रम चलाया गया, जिससे हर दिन एक नई गतिविधि के जरिए मतदाता जागरूकता का प्रचार प्रसार है वो किया गया। सतरंगी सप्ताह चुनाव से संबंधित है। यहाँ प्रतिशत दिया गया है, किस पार्टी को कितने प्रतिशत वोट प्राप्त हुए। तो बीजेपी को 41.69%, कांग्रेस को 39.53%, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को 2.39%। पहली बार क्यूआर कोड वाली मतदाता सूचना पर्ची है वो इस चुनाव में जारी की गई। 16वीं विधानसभा चुनाव में युवा, महिला और दिव्यांग संचालित बूथ, पहली बार हर विधानसभा क्षेत्र में एक दिव्यांग मतदान केंद्र की स्थापना की गई और 8 महिला और 8 ही युवा मतदान केंद्र बनाए गए। लोगों को आकर्षित करने के लिए, वोट डालने के लिए आकर्षित करने के लिए दिव्यांगों की भी ड्यूटी लगाई गई, महिलाओं की भी ड्यूटी लगाई, महिला कर्मी की भी, और युवा कर्मियों की भी ड्यूटी लगाई। 26,000 से अधिक केंद्रों लाइव वेबकास्टिंग यानी कैमरे हैं वो लगाए गए और 366 सहायक मतदान केंद्र स्थापित किए गए जहां पर मतों की संख्या ज्यादा थी। 1450 से अगर अधिक एक बूथ पर वोट है तो वहां पर सहायक 366 सहायक मतदान केंद्र भी स्थापित किए गए। इसी प्रकार मतदान प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। गत चुनाव जो हुआ था उसमें इस बार मतदान प्रतिशत में 0.73% की बढ़ोतरी हुई। 75.45% मतदान हुआ। महिलाओं ने अधिक वोट डाला, पुरुषों ने जहां 74.53% मतदान किया वही महिलाओं ने 74.72% मतदान किया, यानी कुछ प्रतिशत में ये ज्यादा था। तो ये सभी फैक्ट इसमें मिलाने वाला क्वेश्चन है, सत्य असत्य वाला जो कथन है ये इस प्रकार पूछे जा सकते हैं। तो ये डाटा आपको इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। विधानसभा चुनाव में 2023 में आचार संहिता के दौरान प्रदेश में विभिन्न एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से 703 करोड़ रुपए के मूल्य की नकदी सामग्री है आचार संहिता के दौरान। इस प्रकार 703 करोड़ रुपए मूल्य की, चाहे वो नकदी है, चाहे सोना, आभूषण, अन्य सामग्री है, वो ये एजेंसी एनफोर्समेंट एजेंसी की ओर से इस आचार संहिता के दौरान है वो ये जब्त की गई सामग्री। 16वीं विधानसभा के कुछ रोचक तथ्य भी है, जैसे सबसे युवा सदस्य कौन है? शिव बाड़मेर से रविंद्र सिंह भाटी, इनकी आयु 25 वर्ष है जो सबसे युवा सदस्य है 16वीं विधानसभा के। सबसे कम आयु की महिला ये कामा भरतपुर से सुश्री नौक्षम चौधरी, इनकी सबसे कम आयु यानी 33 वर्ष आयु है। सबसे वरिष्ठ है वो बूंदी विधानसभा क्षेत्र से विधायक हरिमोहन शर्मा। 2 बंदे हैं देखो यहाँ पर, किशनगढ़ बास से निर्वाचित दीपचंद खेरिया, इन दोनों की आयु है 83 वर्ष। 0.96% लोगों ने चुना नोटा। नोटा पर वोट डालने वाले कितने थे? 199 सीटों पर 3,82,066 मतदाताओं ने नोटा विकल्प यानी किसी को भी वोट नहीं दिया और इसका प्रतिशत ये है
जाडौल में सबसे ज्यादा नोटा को वोट डाले गए। जाडौल विधानसभा जो उदयपुर में है, यहाँ पर 6488 मतदाताओं ने नोटा विकल्प को चुना। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है 16वीं विधानसभा की। ग्रामीण क्षेत्र में मतदान का प्रतिशत 75.68% रहा। शहरी क्षेत्र में ये प्रतिशत 71.23% रहा। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। ट्रांसजेंडर ये पूछा जा सकता है, 348 ट्रांसजेंडर है उन्होंने वोट डाले। राज्य विधानसभा चुनाव के नतीजे, इसमें देखिए भारतीय जनता पार्टी को 115 सीट प्राप्त हुई 199 सीटों में से। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 69, बाद में जो कर्णपुर वाली सीट है वो एक सीट इनको और मिल गई, प्लस हो गई, तो ये 70 सीट है वर्तमान में। और बीजेपी के पास 115 सीटें हैं। बहुजन समाज पार्टी के पास 2, राष्ट्रीय लोक दल के पास 1, निर्दलीय के पास 8, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पास 1, भारतीय आदिवासी पार्टी बाप के पास 3 सीटें हैं। तो इन सीटों का विवरण भी आपको याद रखना है। आरएस का जो मेन एग्जाम है उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। कुशलगढ़ विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक मतदान हुआ, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। सर्वाधिक मतदान कुशलगढ़ विधानसभा में हुआ 88.33%। और दूसरा स्थान है वो पोकरण विधानसभा का था। तीसरा स्थान तिजारा 86.11% मतदान हुआ। आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ। आहोर विधानसभा क्षेत्र में सबसे कम मतदान हुआ, ये भी आपको याद रखना है। सदन में इस बार 20 महिला सदस्य है इस बार, पिछली बार से कम है। और सबसे बड़ी जो जीत है महिला प्रत्याशी वो दिया कुमारी को प्राप्त हुई है, जिन्होंने अपने लगभग 70,000 से अधिक वोटों से अपने निकटतम जो प्रतिद्वंदी है उनको पराजित किया। 40 वर्ष से कम आयु के 28 विधायक हैं। 40 वर्ष से कम आयु के 28 विधायक हैं। सर्वाधिक मतों से जीत विद्याधर नगर जयपुर विधानसभा क्षेत्र से विजयी श्रीमती दिया कुमारी ने सर्वाधिक मतों से जीत हासिल की। सबसे कम अंतर से जीत ये कोटपुतली विधानसभा क्षेत्र से श्री हंसराज जी पटेल साहब का जो वोटों का अंतर है प्रतिद्वंदी के साथ, तो वो 321 ही रहा। विधानसभा में 72 विधायक पहली बार पहुंचे, जिनमें भाजपा के 46 थे और कांग्रेस के 19। महिला सदस्य विधानसभा में 20 महिला सदस्य चुनकर आई, जिसमें 9 भाजपा 9 कांग्रेस। ये डाटा आराम से आपके याद हो जाएगा, 9 भाजपा 9 कांग्रेस और 2 निर्दलीय। 20 महिला सदस्य। 40 वर्ष से कम आयु के सदस्य विधानसभा में 28 नवनिर्वाचित सदस्यों की आयु 40 वर्ष या इससे कम है। अब है श्री राम जन्मभूमि मंदिर में राजस्थान का योगदान। इसमें महत्वपूर्ण है, देखो यहाँ पर बिजोलिया भीलवाड़ा से सैंडस्टोन इस मंदिर में लगाया गया है। मकराना के विश्व प्रसिद्ध गटवा नक्काशीदार संगमरमर का इसमें उपयोग किया गया है। जोधपुर से घी, देसी गाय का घी है वो मंदिर में पहुंचा है। राम मंदिर का जो डिजाइनर है वह राजस्थान मूल का है, चंद्रकांत सोमपुरा, और इसमें डिजाइन के अंदर नागर शैली का प्रयोग किया है, ये याद रखना है। राम मंदिर का जो डिजाइन किया गया है चंद्रकांत सोमपुरा के द्वारा, उसमें नागर शैली का उपयोग है वो किया गया है। इसकी ऊंचाई लंबाई 270 फीट है और चौड़ाई 145 फीट है, ऊंचाई फिर 145 फीट है। इसी प्रकार ये जो सोमपुरा है ये सेव समुदाय से आते हैं, और ये लोग सेव समुदाय के जो लोग हैं ये आशापुरा माता को अपनी कुल देवी मानते हैं या पूजा करते हैं। ये पत्थर है देखो। इसी प्रकार राम मंदिर निर्माण में राजस्थान में गुलाबी पत्थर का प्रयोग हुआ। ये गुलाबी पत्थर इन्होंने कहां से लिया है? बंसी पहाड़पुर। राम मंदिर में जो गुलाबी पत्थर लगा है ये बंसी पहाड़पुर कहाँ है? भरतपुर में बंसी पहाड़पुर के से खनन किया गया है गुलाबी पत्थर, और पिंडवाड़ा और आबू रोड पर इसको तराशा गया है। बंसी पहाड़पुर से खनन करके और पिंडवाड़ा और आबू रोड में इसको तराशा गया है, फिर वहां से इसको अयोध्या भेजा गया है। और इसका प्रयोग अक्षरधाम मंदिरों
संसद भवन, लाल किला, इस्कॉन, ज्यादातर मंदिरों में यही पत्थर है वो गुलाबी पत्थर है, इसका उपयोग है वो किया गया है। इसी प्रकार भरतपुर के गंगा मंदिर, लक्ष्मण मंदिर, जयपुर के विधानसभा भवन में भी इसका प्रयोग किया गया है। बंसी पहाड़पुर इलाके का पत्थर अपनी मजबूती और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध है और इसकी उम्र 5000 साल तक बताई गई है। 5000 साल तक ये बिल्कुल भी खराब है, इसकी चमक दमक है वो खराब नहीं होती। श्री राम स्तंभ का निर्माण है वो आबू रोड सिरोही में किया गया। मकराना मार्बल से आगरा का ताजमहल, कोलकाता का विक्टोरिया प्लेस बना, लेकिन राम मंदिर में लग रहा पत्थर दोनों से बेहतर गुणवत्ता का है। इसमें करीब 99% कैल्शियम है। ये जो मकराना का मार्बल भी इसमें लगा है, इसमें 99% कैल्शियम है। आयरन की मात्रा बिल्कुल नहीं है। हमेशा यह मंदिर अपनी चमक सफेद चमक बिखेरता रहेगा, कभी भी पीलापन इसमें नहीं आएगा। आयरन की मात्रा नहीं है इसलिए इसमें पीलापन नहीं आएगा। अनूठा भरतपुर का गुलाबी जो बंसी पहाड़पुर है बयाना उपखंड के अंदर, इस पत्थर का उपयोग है वो दिल्ली लाल किला में भी किया गया है। गुलाबी पत्थर का आगरा, जयपुर सिटी पैलेस, हवा महल, जयपुर इंडिया गेट, पुराना संसद भवन, बुलंद दरवाजा, अक्षरधाम, इस्कॉन आदि में इसका प्रयोग है वो किया गया है। पूंछरी का लोठा, पूंछरी का लोठा क्या है ये हम जानेंगे। ये पूंछरी का लोठा राजस्थान के भरतपुर और नवगठित जिला है डीग। अब वर्तमान में ये किस जिले में है? डीग में है। पूंछरी का लोठा मंदिर है ये। तो ये कहां पर है वर्तमान में? ये भरतपुर के अंदर जो डीग है वो वर्तमान में डीग भी ये जिला बन गया है, इस जिले के अंदर आता है। पूंछरी का लोठा मंदिर है। ये छोटा सा स्थान है और ये श्री कृष्ण के दोस्त थे पूंछरी, इनके स्थान पर ये मंदिर है वो इनके नाम से बनाया गया है। तो ये पूछा जा सकता है आपसे। चंद्रभागा मेला, चंद्रभागा नदी एक महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल के तौर पर इसकी पहचान हुई है। मान्यता है कि प्राचीन काल से राजा चंद्रसेन कुष्ठ रोग से पीड़ित थे और इस तलाई में उन्होंने स्नान किया और उनको रोग दूर हो गया। तब से यहाँ पर ये मेला लग रहा है। और राजस्थान और मालवा क्षेत्र का सबसे लंबा मेला, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राजस्थान और मालवा क्षेत्र का सबसे लंबा मेला कौन सा है? चंद्रभागा मेला। कब लगता है? हर साल कार्तिक महीने में लगता है। फिर है पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक, पेनोरमा की स्थापना की गई है और ये पेनोरमा कहां बनाया गया है? जयपुर जिले के धनक्य गांव में बनाया गया। जयपुर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कहां बनाया गया है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक पेनोरमा जयपुर जिले के धनक्य गांव के अंदर। ये इस प्रकार 4 मंजिल है, 60 फीट ऊंचाई है इसकी। ये इसका देखो अवलोकन, संस्कार सृष्टि का अवलोकन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 25 सितंबर 2023 को। कब? 25 सितंबर 2023 को पंडित दीनदयाल उपाध्याय की 107वीं जयंती पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय राष्ट्रीय स्मारक का अवलोकन किया गया। और ये अंत्योदय, प्रधानमंत्री अंत्योदय योजना के ये प्रणेता रहे हैं पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ये जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय की अष्ट धातु की 15 फीट ऊंची आदमकद प्रतिमा स्थापित की गई है यहाँ पर। और ये जो स्मारक बनाया गया है 60 फीट ऊंचा है और 4 मंजिल स्मारक बना हुआ है। नेक्स्ट है कुंभलगढ़ महोत्सव। कुंभलगढ़ महोत्सव ये शिरोमणि महाराणा प्रताप की जन्मस्थली है कुंभलगढ़, और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इस दुर्ग को शामिल किया गया है। हर वर्ष दिसंबर माह में 3 दिवसीय कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन किया जाता है। 1 से 3 दिसंबर तक कुंभलगढ़ महोत्सव का आयोजन इस बार किया गया। तो ये भी फैक्ट आपको याद रखना है। यहाँ पर कुछ नृत्य किए गए कलाकार शामिल हुए, जैसे किशनगढ़ के वीरेंद्र सिंह ने घूमर नृत्य किया, 12 से शिव नारायण ने चक्री नृत्य, 12 से ही गोपाल धानुक ने सहरिया स्वांग नृत्य, उदयपुर से हरिशंकर
हरिशंकर नागर ने कच्छी घोड़ी नृत्य है, बाड़मेर से पारसमल ने लाल गेर नृत्य है, इस प्रकार ये चंग नृत्य है, कालबेलिया नृत्य है, बाड़मेर से जो पत्ता खां है इसके द्वारा, बाड़मेर से ही देव खान लंगा ने मंगनियार गायन और कुंभलगढ़ धनराज ने बांकिया वादन में भी भाग लिया। तो इस प्रकार ये यहाँ पर कुंभलगढ़ उत्सव हुआ। फिर है बूंदी महोत्सव, सतरंगी पर्यटन पर्व के नाम से जाना जाता है और 1996 में इसकी शुरुआत हुई। हाल में 30 नवंबर से 2 दिसंबर तक 3 दिवसीय बूंदी उत्सव का आयोजन है वो किया गया है। इसमें शिल्प दौड़, घुड़ दौड़, बैलगाड़ी दौड़ और यहाँ पर खूबसूरत झील है जैत सागर, यहाँ पर दीपोत्सव का आयोजन है वो सैलानियों को आकर्षित करने के लिए किया गया। तीर्थ नगरी केशवराय पाटन और हिंडोली, नैनवा, इंद्रगढ़, लाखेरी आदि कस्बों में भी बूंदी उत्सव के कार्यक्रम है वो आयोजित किए गए। 16वीं विधानसभा, राजस्थान विधानसभा के नवनिर्वाचित विधायकों ने ली शपथ। 16वीं विधानसभा के विधायकों को शपथ दिलाने के लिए प्रोटेम स्पीकर बनाया गया, अस्थायी स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर का मतलब अस्थायी स्पीकर, कालीचरण सराफ को। प्रोटेम स्पीकर किसे बनाया गया? कालीचरण सराफ को बनाया गया। और सबसे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने सदस्यता ली, विधायक की यानी शपथ ली। उसके बाद में मुख्यमंत्री दोनों और फिर विधायकों को शपथ है वो दिलाई गई। तो ये मुख्यमंत्री सांगानेर विधानसभा से हैं, सभी के बायोडाटा यहाँ पर दिए गए हैं, यानी तीनों ही मुख्यमंत्री और दोनों उप मुख्यमंत्री तीनों ही क्या है? जयपुर के। 16वीं विधानसभा के लिए निर्वाचित सदस्य का 25 नवंबर को राजस्थान की कुल 200 में से 199 विधानसभा सीटों के लिए चुनाव हुआ। मतदान से पहले उम्मीदवार की मृत्यु के कारण श्री गंगानगर जिले की कर्णपुर सीट पर चुनाव स्थगित, ये भी याद रखना आपको। और राजस्थान की 16वीं विधानसभा के लिए चुनकर आए विधायकों का संक्षिप्त परिचय यहाँ दिया गया है। वासुदेव देवनानी 16वीं विधानसभा के अध्यक्ष ये निर्वाचित हुए हैं। वासुदेव देवनानी 21 दिसंबर को, अब इनका चुनाव कब किया गया? 21 दिसंबर को किया गया। 16वीं विधानसभा के सर्वसम्मति से अध्यक्ष। इनका नाम किसने रखा? सामने नाम का प्रस्ताव श्री मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने सदन में प्रस्ताव रखा और उसको अनुमोदन है वो सचिन पायलट पूर्व उप मुख्यमंत्री के द्वारा किया गया, यानी निर्विरोध ये निर्वाचित है वो हुए अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। तो ये कौन से हैं? ये विधानसभा के 18वें अध्यक्ष है। देखो 16वीं विधानसभा है और अध्यक्ष है 18वें, ये अच्छी तरह आप याद करना है। वासुदेव देवनानी है वो अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र से निर्वाचित हुए, इलेक्ट्रिकल शाखा में अभियांत्रिकी में स्नातक है। बाकी ये इसमें दे रखा है। टीकाराम जूली जो नेता प्रतिपक्ष के हैं, ये भी याद रखना है, अलवर ग्रामीण से हैं और इंडियन नेशनल कांग्रेस ने इनको नेता प्रतिपक्ष बनाया है। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट है वह है कवि प्रदीप। कवि प्रदीप कक्षा 9th की जो राजस्थान में स्वतंत्रता एवं शौर्य परंपरा की जो किताब है उसमें भी कवि प्रदीप का उल्लेख किया गया है, तो ये इंपॉर्टेंट है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में बड़नगर में जन्मे, इनका सही नाम है रामचंद्र नारायण द्विवेदी। रामचंद्र नारायण द्विवेदी। और जब ये मुंबई चले गए तो ये क्या बन गए? कवि प्रदीप बन गए। 76 फिल्मों में 1700 से ज्यादा गीत है वो इन्होंने लिखे हैं। कवि प्रदीप बहुत बड़े देशभक्त थे। 1943 में बनी फिल्म किस्मत में इन्होंने गीत गाया था, आज हिमालय की चोटी से फिर हमने ललकारा है, दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है। ये किस्मत फिल्म का गीत है। 1943 में ये फिल्म बनी थी और इसके जो लेखक है, ये गीत किसके द्वारा लिखा गया? कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया, यानी रामचंद्र नारायण द्विवेदी के द्वारा लिखा गया। इसी प्रकार लता मंगेशकर ने 26 जनवरी 1963 में दिल्ली के रामलीला मैदान से प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू के सामने, ए मेरे वतन के लोगों जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी, ये गाया तो नेहरू सहित लाखों लोगों के आंसू है वो नहीं रुक सके। तो ये भी कवि प्रदीप के द्वारा लिखा गया है। सिंध और पंजाब विधानसभाओं में भी कवि प्रदीप का नाम लिया जाता है।
इसी प्रकार अन्य जैसे कंगन है, साबरमती के संत के जागृति आओ बच्चों तुम्हें दिखाएं, ये सब जो गीत यानी बेहतर जो गीत है वो कवि प्रदीप के द्वारा लिखे गए हैं। दूर हटो ये दुनिया वालों, तो ये भक्ति दर्शन से जुड़े गीत भी इन्होंने लिखे हैं, जैसे हर हर महादेव है, अल्लाह अकबर है, अल्लाह ही अकबर है। ये दार्शनिकता से भरपूर भी कितना बदल गया इंसान, ये गीत भी इनके द्वारा लिखा गया है। इसी प्रकार इनके ऊपर 5 रुपए की डाक टिकट है वो जारी की गई है 2011 में। कवि प्रदीप को जो पुरस्कार मिले हैं 1997-98 में इन्हें दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ है 2011 में। डाक टिकट जारी की गई है। ए मेरे वतन के लोगों गीत पर आप गीत से जो इनको राजस्व प्राप्त हुआ था उसको इन्होंने युद्ध विधवा कोष में जमा करवाया। बहुत ही उल्लेखनीय महत्वपूर्ण कार्य ये इनके द्वारा किया गया है, तो ये भी फैक्ट अच्छा बनता है। 11 दिसंबर 1998 को महान कवि ने कैंसर ग्रस्त होने से अंतिम सांस ली। तो कवि प्रदीप। फिर है धनोप गांव में दड़ा महोत्सव। धनोप गांव कहाँ है? सायपुरा जिले के अंदर है। और धनोप गांव में मकर संक्रांति पर सभी लोग इस प्रकार, ये देखो दड़ी है, दड़ी आप जानते ही हो, इसका एक दड़ा बनाया रस्सी बना करके फुटबॉल की तरह। तो ये धनोप गांव में दड़ा महोत्सव का आयोजन किया जाता है, तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। मारवाड़ में जसवंत थड़ा यानी मारवाड़ का ताजमहल, जोधपुर के मेहरानगढ़ दुर्ग में स्थित जसवंत थड़ा सफेद संगमरमर से बना हुआ है और इसे मारवाड़ का ताजमहल भी कहते हैं। इसका निर्माण है वो जसवंत सिंह द्वितीय के काल में प्रारंभ हुआ और 1906 ईस्वी में सरदार सिंह जो जोधपुर का शासक था, सरदार सिंह, उनके शासनकाल में इसको पूरा किया गया। तो इसको भी आपको याद रखना है। तस्वीर बदलाव की, पहले इस प्रकार मतदान होता था, जो 80 साल से या 80 साल से अधिक है या दिव्यांग है उनको इस प्रकार वोटिंग करवाई जाती थी। इस प्रकार होम वोटिंग फैसिलिटी है वो चुनाव आयोग ने दी है, घर से ही मतदान करवाया गया है। तो इस प्रकार हमने इस राजस्थान सूजस अक्टूबर से दिसंबर 2023 का जो अंक है इसको पढ़ा और मैं उम्मीद करता हूं कि 4-5 क्वेश्चन इसमें से आपके जो एग्जाम होगी, कोई भी एग्जाम है राजस्थान में, उसमें आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद।